बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 3 डायनामिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वाई वी डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? बिकॉज इस चैप्टर की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो वो क्या थी कि इस चैप्टर में हम हरकत करती हुई बॉडी का मुतालिया करेंगे और वो बॉडी किस वजह से हरकत करती है उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉजेज ऑफ इट्स मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उस हरकत करती हुई बॉडी की वजह को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन्स आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस लॉ को पेश किया था, तो इस वजह से हम इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और उसने 3 लॉ पेश किए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? A body continue its state of rest or uniform motion in a straight line provide no net force act on it. According to the Newton first law of motion, अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में ही रहेगी, और अगर आपकी बॉडी कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो इस डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत पे है तो वो रेस्ट हालत पे ही रहती है। और ये एक कॉमन सेंस भी है और हमने इसकी बहुत सी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एग्जांपल्स देखी भी हुई है। जैसा कि अगर आपके पास एक बुक एक टेबल पे पड़ी है, वो एक टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, मतलब कोई उसको खुद एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह पे ना रख दे। और इसी तरह से अगर मैं डेफिनेशन का दूसरा पार्ट देखूं, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब ये कि अगर आपकी एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी आपकी मूव कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। जैसा कि अगर आप एक बाइक चला रहे हो तो अगर आपने उसको रोकना होता है तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, और वो फोर्स क्या होती है, वो फ्रिक्शन फोर्स होती है। फ्रिक्शन क्या है, ये आने वाले टॉपिक्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी एक बॉल ग्राउंड में मूव करवाते हो तो कुछ टाइम के बाद वो बॉल रुक जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो बॉल और ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स थी जो कि बॉल को रोकने में मदद देती है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो आपकी बॉडी को मूव करने से रोक रही है। अब ज़रा गौर से देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अगर मैं इनर्शिया की डेफिनेशन करूं तो इनर्शिया क्या था? इनर्शिया भी बेसिकली यही एक चीज़ थी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसलिए सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को ही डील करता है। मतलब जो आपके पास इनर्शिया था वही आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नो एज लॉ ऑफ इनर्शिया, कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि जो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही आपके पास एक इनर्शिया का लॉ भी है। इनर्शिया क्या था? वो भी यही थी कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में ही रहेगी, अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इसी तरह से हम इसको एक और एग्जांपल से भी डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपने अक्सर बसेस में सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा जब आप बस में खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो एकदम से जब बस चलती है या ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी भी बेसिकली यही रीज़न है। वो क्या? जैसा कि अगर आपको इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपके ये जो शख्स है इसका सिर्फ और सिर्फ ये जो पाँव है ये बस के साथ अटैच है,
बाकी जो इसकी ऊपर वाली पूरी बॉडी है वो फ्री है, वो आज़ाद है, वो बस के साथ अटैच नहीं है। इस वजह से जैसे ही बस चलना शुरू होती है, हमारी ये जो बॉडी थी ये रेस्ट हालत में थी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी थी ये रेस्ट हालत में थी, जबकि अपर पार्ट ऑफ बॉडी मूविंग कंडीशन में थी। तो इसी वजह से जैसे ही आपकी बस चलती है तो क्या होता है कि हमारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी रेस्ट हालत में होने की वजह से ऊपर वाली पार्ट बॉडी मूव कर रही होती है, तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये था आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस की थी। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि अगर आपकी बॉडी में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहते थे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है? जब आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो। तो जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब कि फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। आपके पास जो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, के एक बॉडी पे जितनी भी आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या करेगी? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी एक बॉडी में, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेट फोर्स की तरफ होगी। जैसा कि अगर आप किसी भी गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो उसी डायरेक्शन में आपकी कार भी मूव करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब वो कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब अब जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अगर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी सी फोर्स लगाते हो तो बॉडी थोड़ी सी ही मूव करके आगे की तरफ जाएगी, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी ज़्यादा मूव करके आगे की तरफ जाएगी। फिर कहता है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, कि मैस ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन कम होता है। अगर आपके पास दो बॉडी हैं, एक लाइट और एक हैवी, एक साइकिल और एक कार, अगर कांस्टेंट फोर्स दोनों पे अप्लाई कर रहे हो, साइकिल पे भी आप 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कार पे भी आप 10 न्यूटन की फोर्स ही अप्लाई करते हो, आप देखते हो कि जिसका मैस कम है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, जबकि जो कार है वो कम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। मतलब ये कि मैस के ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन कम हो जाता है और फोर्स के ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। अगर मैं इसी चीज़ को सबको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मास m, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली डैट कि अगर आपके पास एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो फोर्स, और उस एक्सेलरेशन को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उस बॉडी का जो मास m है, अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो वो कैसे करूँगा कि ए आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक चीज़ के ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है। अगर आप फोर्स को ज़्यादा करते हो तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है, और अगर आप फोर्स को कम करते हो तो एक्सेलरेशन भी कम होता है, जबकि एक्सेलरेशन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मास के। अगर आपके पास मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बेसिकली ये जो सिंबल होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से फॉर्म हो तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और अगर इस फॉर्म में आपके पास हो तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही होती है, कि मास के ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन कम होता है और मास के कम होने से एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, और इस चीज़ को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F डिवाइडेड बाय M, कि
एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। क्योंकि एक्सेलरेशन सेम था तो इन दोनों चीज़ों को मैंने कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो F आपके पास अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M और A के। अब ये जो सिंबल था ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। जब भी हम इस सिंबल को ख़त्म करेंगे तो एक तो इक्वल का साइन आएगा और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है K एज अ कांस्टेंट आया हुआ है। ये फिजिक्स का एक रूल है कि जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप ख़त्म करते हो इक्वल और कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी इसके साथ आता है। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू है इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ K कम आउट टू बी 1 कि हमने SI यूनिट के मुताबिक इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो K की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो F इक्वल टू ma होगा। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि आप अगर एक जिस्म पे फोर्स अप्लाई करते हो, उस जिस्म का मास m है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो a होगा। SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। जो आपके पास फोर्स का यूनिट होता है उसको हम न्यूटन कहते हैं। अगर मैं इस न्यूटन की डेफिनेशन करूं इस न्यूटन की तो वो क्या होगी, 1 न्यूटन इज द फोर्स that produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। कि अगर आपके पास 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे और जिसका मास 1 kg है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो उसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 kg ये कैसे आया? लास्ट इक्वेशन में हमने जो देखा था F इक्वल टू ma था, तो फोर्स को हमने क्या कह दिया, न्यूटन कह दिया। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस। तो वो जो फोर्स को जिसको हमने न्यूटन कहा था उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 न्यूटन आपके पास इक्वल है मास का जो यूनिट होता है वो केजी और जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने सेकंड चैप्टर में ये दोनों यूनिट्स को डिस्कस किया हुआ है। मास की जगह मैंने उसका यूनिट लिख दिया और एक्सेलरेशन की जगह पे उसका यूनिट लिख दिया। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1 न्यूटन इक्वल है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन आपके पास इक्वल है 1 kg एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये उस फोर्स के यूनिट की डेफिनेशन भी आ गई। तो ये था आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज के लिए बस यही था। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मास और वेट में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।